अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी वसीम अल्ताफ साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू। सर, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तान में जिस तरह से टीएलपी वाले और इसी तरह के लोग खुल्लम खुल्ला धमकियां लगाते हैं। अभी भी आपने देखा होगा कि एक वीडियो जो है सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल है, जिसकी मैंने ये स्टिल भी लगाया है। पीर जहीरुल हसन शाह टीएलपी का है ये, और इसने ना सिर्फ ये कि धमकी लगाई है बल्कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए कहा है कि जो उनका सर काट के लाएगा ये उसको 1 करोड़ रुपए देगा अपने पास से। कहा जाता है केस दर्ज हो गया है, लेकिन क्या कोई फर्क पड़ेगा? केस दर्ज होने तो बहुत लोगों के होते हैं, लेकिन टीएलपी के साथ बिठा के मिनिस्टर्स हमारे जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, और दूसरी तरफ ये इस किस्म की बातें जो है, इस किस्म की हरकतें बढ़ती जा रही हैं पाकिस्तान में। जी देखिए, ये टीएलपी किन हालात में वजूद में आई, इसको बनाने वाला कौन था, इसको कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल किया गया, इसके जो लीडर थे उनके राब्ते किन किन लोगों से थे, अगर आप इस बैकग्राउंड को समझती हैं तो फिर मेरा ख्याल है ज़्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए ये बात समझने में कि ये टीएलपी जो है ये ताकतवर लोगों ने क्रिएट की थी अपने ख़ास मकासद के लिए, और वो इसको मुख्तलिफ औकात में इस्तेमाल भी करते रहे। तो जब आप इस तरह की जमातों को, जो कि फनेटिक्स पे मुश्तमिल हैं, जो जुनूनियों पे मुश्तमिल हैं, जो लोगों को कत्ल करने की सरेआम धमकियां देते हैं, जो जिनका नारा है सर तन से जुदा, जो अपने बैनर्स जगह जगह पे लगाते हैं और किसी शख्स को भी ये किसी भी किस्म की धमकी दे देते हैं जान से मारने की, और रियासत जो है वो हिस्सेदार है इनके साथ। इन्हीं के लोगों को आपने देखा होगा एक वीडियो में हजार हजार रुपए बांटे जा रहे थे, और बांटने वाला कौन था ये भी आपको पता है, वो एक सर्विंग जर्नैल था। तो जब रियासत का ये किरदार रहा हो माजी में, तो फिर तो इनको खुली छूट मिल गई, फिर तो ये किसी का भी सर तन से जुदा करेंगे, फिर तो ये किसी को भी धमकी देंगे। और ये जो अभी हालिया बयान आया है पीर सैयद हसनात पीर सैयद जहीरुल हसन शाह, ये नायब अमीर हैं, ये साहब चकवाल से हैं, टीएलपी के नायब अमीर हैं ये। और उन्होंने जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं काजी फायज ईसा, उनके हवाले से ये बात की है कि जो उनका सर काट के लाएगा उसको मैं 1 करोड़ रुपया इनाम दूंगा। तो अब कुछ देर पहले जो हमारे वजीर इत्तलात हैं उन्होंने कहा है जी कानून हरकत में आएगा और एक्शन होगा, और अभी सोशल मीडिया ही की खबर है कि इनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अब वो मुकदमा कहाँ दर्ज हुआ है और क्या एक्शन होगा और क्या उनको गिरफ्तार किया जाएगा, या महज मुकदमा दर्ज होगा और फिर उसके बाद मुकदमा खारिज हो जाएगा। असूली तौर पे तो ये इतना बड़ा एक इवेंट है कि इस पे वजीर दाखिला का बयान आना चाहिए था, इस पे प्राइम मिनिस्टर को बोलना चाहिए था सर, इस पे प्राइम मिनिस्टर का बयान आना चाहिए था, प्राइम मिनिस्टर का। तो अब जिस मुल्क में ये हालात हों कि जहां पे आपका चीफ जस्टिस भी महफूज नहीं है, जिसने पूरी कौम को जस्टिस मुहैया करना है, वहां पे मेरी और आपकी क्या हैसियत है? जी आरजू। बिल्कुल ऐसा ही है सर। मैंने सलमान तासिर साहब का एक इंटरव्यू देखा था, जिसमें जिस जमाने में वो आसिया बीबी के केस के ऊपर काम कर रहे थे और किसी टीवी पे उनसे पूछा गया कि लोग आपको धमकियां दे रहे हैं, तो उन्होंने ये कहा था कि अगर मुझे कुछ हुआ तो लोग ये समझ जाएं कि जहां पे गवर्नर ऑफ पंजाब महफूज नहीं है वहां पे कोई भी महफूज नहीं है। और फिर हमने देखा उनके साथ जो हुआ। बिल्कुल कोसार जी मार्केट इस्लामाबाद में जिस तरह से उनको उन्हीं के गार्ड ने मार डाला, वो अलग बात है कि उसके खिलाफ केस बना, लेकिन जो लोग निकले थे मुमताज कादरी के लिए, उसमें लॉयर्स भी शामिल थे, बहुत पढ़े लिखे लोग भी शामिल थे, और बहुत बड़ा हुजूम था उसके जनाजे पे। तो ये माइंडसेट हमने पाकिस्तान में क्रिएट किया है। ये माइंडसेट हमने पाकिस्तान में क्रिएट किया है।
सलमान तासीर का तो नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए कोई तैयार नहीं था, और पीपल्स पार्टी के एक जाले ने उनका जनाजा पढ़ाया और उसके बाद फिर वो मुल्क छोड़ के चला गया। यहाँ पे तो हालात यहाँ तक खराब हो चुके हैं कि ब्लास्फीमी के जो केसेस होते हैं उनका मुकदमा कोई वकील नहीं लेता। यहाँ पे तो ब्लास्फीमी के केस में हाई कोर्ट के एक जज को कत्ल कर दिया गया था, और इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो है हुकूमत की और रियासत की कमजोरी। अगर रियासत कमजोर ना हो, रियासत अपना मसला सबसे बड़ा ये है कि रियासत तो खुद इनके साथ मिली हुई है, रियासत सर पाल एक मिनट, करती है इन आपका फ्रेम मौलवियों को, फ्रीज हो रहा है तो सर। रियासत। जी, तो सर हम बात कर रहे थे सलमान तासीर साहब की। जी, सलमान तासीर साहब का जनाब आप ये देखिए कि जाती मुहाफिज एलीट फोर्स का मुमताज कादरी, जिसने हल्फ उठाया हुआ था सलमान तासीर की हिफाजत का, हल्फ उठाया हुआ था, उसने खुद उसको कत्ल कर दिया और वो एक हीरो बन गया, और उसका बहुत बड़ा नमाज जनाजा हुआ यहाँ पे, और उसका फिर मजार बना है और लोग जाते हैं वहां पे। तो जहां पे रियासत इन चीजों को कंट्रोल ना कर सके, वहां पे आप रियासत से क्या उम्मीद रखते हैं? आप देखिए ना। लेकिन सर चीफ जस्टिस को धमकी देना एक बहुत बड़ी बात है। आम आदमी को कहना और बात है, जाहिर आम आदमी की तो कोई हैसियत ही नहीं है पाकिस्तान में, लेकिन एक जी, सिटिंग चीफ जस्टिस को धमकी दे रहा है ये आदमी। सिटिंग चीफ जस्टिस को उसने धमकी दी है, और उसने उसको तो फौरी तौर पे गिरफ्तार कर लिया जाना चाहिए। ये क्या बात हुई थी, मुकदमा दर्ज हो गया जी? मुकदमा दर्ज होने का क्या मतलब है? आप उसको फौरी तौर पे अरेस्ट करें और फौरी तौर पे उस पे टेररिज्म की दफात लगा के उस पे उसको टेररिस्ट कोर्ट में प्रेजेंट किया जाए। यानी आप सोशल मीडिया पे एक बंदा एक छोटी सी वीडियो लगाता है और आप उसको कहते हैं जी डिजिटल दहशतगर्द है ये, और उसको पकड़ लेते हैं, और उसके बाद उसको उस पे आप टेररिज्म का केस शुरू कर देते हैं। तो एक बंदा ओपनली जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक धमकी दे रहा है कि थ्रेट दे रहा है ओपनली, खुलेआम, कि जी जो इसका सर काट के लाएगा उसको मैं 1 करोड़ रुपए इनाम दूंगा, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया जी। कौन सा मुकदमा दर्ज हो गया, कहां दर्ज हो गया, क्या एक्शन हुआ है, गिरफ्तार हुआ है वो किधर है अभी? ये बताए ना गवर्नमेंट, गवर्नमेंट बताए। लेकिन मेरा ख्याल नहीं है कि वो एक मुकदमा दर्ज होने के बाद फिर वो आगे क्या होगा, वो जमानत करा लेगा और जमानत के बाद जनाब वो चलता रहेगा और कुछ भी नहीं होगा। और उसकी वजह यही है जो मैंने आपको पहले बताई कि ये इनके ये टाउट हैं ये लोग, ये एक, एक यानी एक खास इदारे के टाउट हैं ये लोग। तो जब आप टाउट बिल्कुल। होंगे तो आप अपने टाउट्स को प्रोटेक्ट करेंगे आप। वरना सर किसी एक आदमी को भी अगर प्रॉपर तरीके से सजा दी गई होती तो इनके ऊपर से ये धब्बा भी हटता कि टाउट्स है। लेकिन अगर एक को भी सजा होती तो बाकी भी कोई डरते। सबको पता है कि ये हम तो महफूज है, हमें तो हर तरफ से सिक्योरिटी दी जाएगी, हमें कुछ नहीं हो रहा। जब कहते हैं फैजाबाद चौक पे बैठ जाते हैं, जब कहते हैं उठ के चले जाते हैं, ये जब अभी जिसको मर्जी धमकी देते हैं। इनकी दादा ये लेवल देखें कितना बढ़ गया है कि ये चीफ जस्टिस तक के ऊपर शुरू हो गए। चंद रोज पहले चंद रोज पहले इन लोगों ने यहाँ फैजाबाद पे धरना दिया हुआ था, और इन्होंने जो मेन जो एक रोड है वो उसको ब्लॉक किया हुआ था। एक मेन जंक्शन जो है जहां से आप फिर आगे पिंडी की तरफ जाते हैं और मरी की तरफ जाते हैं, उसको इन्होंने ब्लॉक किया हुआ था। पूरे शहर के लोग जो थे उनके लिए एक अजाब बना हुआ था वहां पे। बेचारे लोग पता नहीं किस किस रास्ते से जाते थे, और इस्लामाबाद का एक डीआईजी इनके पास गया और जाके उनको मिला और कह के लगा रहा है और उनको कह रहा है जी कोई नहीं जी, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, आप गजा पे आपने दिया हुआ है धरना, हम आपके साथ हैं, रिलैक्स करें, रिलैक्स करें। ये एक बावर्दी अफसर वहां पे इनको थपकियां दे रहा है।
भाई आपको उन लोगों का कोई ख्याल नहीं है कि जो जलीलो ख्वार हो रहे हैं फैजाबाद जो इंटरचेंज है उसके ब्लॉक होने की वजह से, और आप उन लोगों को आप उनके साथ खुशगपियां कर रहे हैं आप। तो ये चीज जो है ना, ये तो मतलब जाहिर करती है कि रियासत खत्म हो चुकी है हमारी। रियासत एग्जिस्ट ही नहीं करती। जिसका जी चाहता है वो आके धरना दे देता है। फैजाबाद पे धरना हो गया जी, ये लियाकत बाग में हो गया है, डी चौक में हो गया है, ब्लू एरिया में हो गया है, धरना लोग दे रहे हैं। रियासत सर देखिए और फेल्ड स्टेट किसको कहते हैं? कि यही होती है कि हर जगह पे नहीं होता है। अब धरने ये चल रहे हैं? देखिए 43 लोग मर चुके हैं पारा चिनार में। उधर देखें बलोचिस्तान में क्या हो रहा है। वहां पे वो जो बसें जा रही थी, कुछ लोगों को लेके जा रही थी, बसों को के टायरों पे गोलियां मारी गई हैं, लोगों को गोलियां मारी गई हैं टांगों पे, पाँव में। वो सोशल मीडिया पे तस्वीरें इस वक्त तो घूम रही हैं। और आपका जो केपी है, केपी में सवाए 2 अजला के हजारा और मर्दान, बाकी हर जगह पे रात के वक्त जो है वो तालिबान आ जाते हैं, उनका कंट्रोल हो जाता है। ये हालात हो चुके हैं मुल्क के। शदीद अनरेस्ट आपके कश्मीर के इलाके में है, आपके नॉर्दर्न एरियाज में है, पंजाब में लोग इस वक्त खौल रहे हैं, सिंध में बुरा हाल है। और आप एक स्टेटमेंट नहीं दे सकते कि यार आपके चीफ जस्टिस को ये कहा गया है। वजीर आजम को तो फौरी तौर पे इस पे बयान देना चाहिए था, कोई बयान नहीं आया, खामोश। सर लोग खुदकुशियां कर रहे हैं आज भी। एक खबर जो आई है वो भी पंजाब से ये कि कोई खातून थी, उनका जो बिजली का बिल है इलेक्ट्रिसिटी का, तो उन्होंने जी नाले में कूद के जान दे दी अपनी। 2 दिन पहले भी इसी किस्म की न्यूज चल रही थी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल सन्नाटे में। मतलब वो तो सभी को पता है कि वो किस तरह से जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के लिए काम करते हैं, लेकिन इस बार तो बिल्कुल कोई एक वर्ड मुंह से नहीं निकल रहा है इनके। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। और ये तो ये मेन सिटीज हैं जहां से खबरें आ रही हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और बाकी बहुत बुरा हाल है जी। इस वक्त लोग तड़प रहे हैं महंगाई की वजह से। और ऊपर के जो हल्के हैं, हुक्मरान हल्के जो हैं, वो गेम्स खेल रहे हैं अपनी। वो पावर पॉलिटिक्स चल रही है वहां पे कि जनाब अब ये करना है और ये इस तरह करना है और वैसे करना है और ऐसे करना है। ये वो गेम्स चल रही हैं वहां पे कि ताकत कैसे हासिल करनी है। और अवाम को उनके हाल पे छोड़ दिया गया है। अवाम को इन खूंखार मौलवियों के हवाले कर दिया गया है। आप खुद निमट लें इनसे। चीफ जस्टिस सर को भी कहा गया होगा यार तुम अपनी हिफाजत का इंतजाम कर लो। तो हाँ, हमारे क्योंकि भरोसे ना रहना। हमारे भरोसे पे ना रहना। हाँ जी। सर साथ साथ फाइनेंस मिनिस्टर साहब का कहना ये है कि जी हम आवाम जो है वो थोड़ा हौसला रखे। हम यानी कि जो गवर्नमेंट है वो अपने खर्चे कम करने की कोशिश कर रही है, और दूसरी तरफ गवर्नमेंट का जो हाल है वो आपके सामने है। क्या खर्चे कम किए जाएंगे जी? वो मैक्सिमम यही करेंगे कि जिस कमरे में सारे, तो आप जी 2 एसी चलाएं, 2 ना चलाएं। या नई गाड़ियां जो है ना वो इस मालियत से ज्यादा की गाड़ियां अभी फिलहाल ना खरीदें। ठीक है, ये खर्चे कम होंगे। और क्या खर्चे कम होने हैं इनके? और क्या खर्चे कम होने हैं? लेकिन तो सर ये जिस किस्म की जो बहुत इस वक्त सर इस किस्म की जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं टीएलपी वगैरह की तरफ से, तो यकीनन किसी ना किसी ने कहा होगा। जो ऐसे किसी को डराया जा रहा है, आपको लगता है कि अदालतें इनके काबू में नहीं रही हैं, उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, यहाँ पे इस मुल्क की तारीख में जो कुछ होता रहा है ना, कुछ भी बईद नहीं है। कुछ भी बईद नहीं है। आज तक पता नहीं चला कि जिना की एम्बुलेंस का पेट्रोल कैसे खत्म हुआ। लियाकत अली खान का जो कातिल था, उसकी बीवी को मरते दम तक वजीफा किस खाते में मिलता रहा। फातिमा जिना की मैयत को जब नहलाया जा रहा था तो उनके जिस्म पे तशद्दुद के निशान क्यों थे? बेनजीर को किसने कत्ल किया? हम्म। इन सवालों का जवाब तो हमें पता नहीं है। तो बाकी फिर जहां पे साजिशों का गढ़ बन चुका हो,
एक मुल्क, एक रियासत, वहां पे कुछ भी हो सकता है। अब इस वक्त कहना बड़ा मुश्किल है कि ये मौलवी अपने तौर पे कह रहा था या किसी ने इसको कहा। मगर इसको किसी डर कोई नहीं था सर। अगर किसी ने नहीं भी कहा, अपने तौर पे भी कह रहा था, तो डर खौफ उसे नहीं था कि डर मुझे कोई पकड़ लेगा या मेरे ऊपर कोई केस बन जाएगा। वो बेफिक्र होकर बात कर रहा था कि लग ऐसा रहा था कि उसे कोई डर नहीं है कि उसे कोई नुकसान होगा। डर वहां पे होता है जहां पे रियासत की रिट हो, जहां पे लोगों को पता हो कि कोई भी गैर कानूनी काम करने पे हमें पकड़ लिया जाएगा। जहां पे रियासत खुद प्रोटेक्शन दे रही हो, वहां पे क्या डर होना है? वहां पे क्या डर होगा? कि नायब अमीर है ये टीएलपी का, ये बंदा जो है नायब अमीर है, नंबर 2 है ये। तो वो बहरहाल मगर सर, एक ह्यूमन नेचर होती है हमारे अड़ोस पड़ोस में जो लोग होते हैं, अगर वो अच्छे रह रहे हैं, अगर उनके यहाँ खुशहाली आ रही है, तो इंसान का खुद भी दिल करता है कि जी हमारे यहाँ भी कुछ बेहतरी आ जाए। क्या पाकिस्तान को चलाने वालों को हमारे आसपास कोई कंट्री दिखाई नहीं दे रही? यहाँ तक कि अफगानिस्तान भी हमसे बेहतर तरीके से जा रहा है अपनी फाइनेंस को लेकर। भारत को तो खैर छोड़ ही दें, बाकी कंट्रीज भी ठीक ठाक जा रही है। तो हमें कुछ शर्म नहीं आती? हमारा कुछ दिल नहीं करता कि हम भी थोड़ा सा प्रोग्रेस कर लें? असल में जी बात यह है कि अच्छी या बुरी एक हुकूमत कायम है अफगानिस्तान में, अच्छी या बुरी एक हुकूमत कायम है ईरान में। हमारे यहाँ तो हुकूमत ही नहीं है। हमारे यहाँ तो इस वक्त कोई हुकूमत ही नहीं है। हमारे यहाँ कौन इस मुल्क को चला रहा है, पॉलिसीज कौन बना रहा है, ताकत का मंबा कहाँ पे है, किसने पॉलिसीज बनानी है, हमें तो ये भी नहीं पता। हमें तो ये भी नहीं पता। यानी आप ये देखें कि इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इंतहाई खराब हो चुकी है पूरे मुल्क में। किसी की जान महफूज नहीं है। चीफ जस्टिस को डायरेक्ट थ्रेट मिल रही है और अंसार अब्बासी कह रहा है जी वो जी पाकिस्तानी लड़कियां जो मुकाबला हुस्न में हिस्सा लेने के लिए गई, वो उनको इजाजत किसने दी थी? और यार कोई शर्म करो यार, किन चक्रों में पड़े हो तुम? अगर वो चली गई है मुकाबला हुस्न में हिस्सा लेने के लिए, तो इससे तुम्हें क्या तकलीफ है यार? तुम मुल्क की हालात देखो कि मुल्क में क्या हो रहा है इस वक्त। ये बस मुल्क मुल्क को पीछे लेके जाना चाहते हैं। सारी दुनिया आगे बढ़ रही है, ये हाँ, पीछे ले जा रहे हैं घसीट के। पीछे लेके जाना चाह रहे हैं, ऐसे ही बिल्कुल और ये ऐसे ही। वो लोग होते हैं जो सबसे ज्यादा शौक से इस तरह के टीवी चैनल्स और इस तरह के जितने भी मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स के मुकाबले होते हैं, ये सबसे आगे बैठ के देखते हैं। सबसे आगे बैठ के देखते हैं, एग्जैक्टली exactly। यानी अंसार अब्बासी तू मौलवी है यार, तेरा क्या तल्लक है यार? हाँ, मुकाबला हुस्न हो कहाँ हो रहा है, किधर हो रहा है? तू देखता रहा है तो फिर तू इस वजह से अब कह रहा है यार हाँ, कि वो क्यों गई थी यार? वो इसलिए ये गई हो थी गया। ताकि और या मकबूल जान, ये वो सब इसलिए ऐसी। गई थी वो हम्म। इसलिए गई थी ताकि तू उनको देखे टीवी पे बैठ के। वो इसलिए गई थी। ऐसा ही है, और होना भी चाहिए। मेरा ख्याल है कि हमारे यहाँ की लड़कियों को बोल्ड होना चाहिए, और जैसे वो बिल्कुल। रहना चाहती हैं वैसे वो रहे। इन मौलवियों से ना डरे। ये मौलवी हाँ तो इसी हाँ, तरह, बिल्कुल बल्कि अब जो बिल्कुल। इनमें औरतों का भी इजाफा हो गया। औरतें भी बड़ी फनाटिक किस्म की, आपने देखा लाल मस्जिद से जो निकल आती हैं डंडे शंडे लेकर, हाँ और हाँ। क्या कुछ बोल रही होती है। तो उनके ये बारे में अंसार अब्बासी उनके बारे में कुछ नहीं कहेगा। वो जो डंडे लेके निकलती हैं वहां पे, जो डंडे घुमाती हैं वो ठीक है। हाँ, और जो एक एस्थेटिक एक जो एक कॉन्टेस्ट है उसमें हिस्सा ले रही हैं, पूरी दुनिया से हिस्सा लेती हैं खवातीन, उस पे सर तकलीफ है। कुछ 2-3 कुछ साल पहले जो है वो ओलंपिक्स होने वाले थे, तो वो कोई एड बनाया था, किसी कंपनी का एड था कि लड़की जो है वो रेस में हिस्सा ले रही है। तो एक बच्ची थी, 14-15 साल की होगी या शायद 12-13 साल की होगी। उसको दिखाया था कि वो ग्राउंड में दौड़ लगा रही है। तो ये अंसर अब्बासी और इसी तरह के दूसरे जो थे, और ये मकबूल जान, इन्होंने शोर मचा मचा कि अरे लड़की को भागते हुए दिखा रहे हैं। और वो एड 2 दिन में बंद हो गया, वो कमर्शियल 2 दिन में बंद कर दिया गया। ये तो वो लोग हैं, वो इनकी इसलिए बदनी। ना, और ये अपने आप को जर्नलिस्ट कहते हैं ऊपर से। हाँ वो कहते हैं जी लड़की को भागना नहीं चाहिए, क्योंकि वो उसका भागना जो है ना वो शहवत अंगेज होता है। ये इनके इन लोगों के नजदीक है। और ये अपने आप को कहते हैं कि जी हम जर्नलिस्ट हैं, और हमें अफसोस होता है कि ये इस किस्म के लोग जो हैं वो मीडिया में काम कर रहे हैं। लेकिन सर, लास्ट में
क्या लगता है आपको, कभी कुछ सुधार आ पाएगा, कोई फर्क पड़ पाएगा? लोग कहते हैं एजुकेशन से बड़ा फर्क आता है, मैंने तो नहीं देखा। मैंने तो देखा लोग पढ़ लिख के भी इसी किस्म की सोच रखते हैं। देखिए जी, मैं आपको बताता हूँ, कल मैं क्लब में था और वहाँ पे मैंने यही सवाल मैंने कहा जी कि अगर पाकिस्तान जो है उसमें जो भी इस वक्त सूरत हाल है, वो अगर आप एक स्केल बनाएं 1 से 100 तक का, 100 का मतलब है कि सेटिस्फैक्ट्री है हमारी 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 पॉलिटिकल सिचुएशन जो भी है, इकोनॉमिक और सोशल, और 1 जो है उसका मतलब है कि बहुत अनसेटिस्फैक्ट्री है इस वक्त। हम सियासी, समाजी, माशी तौर पे इंतहाई अनसेटिस्फैक्ट्री एक हालात का शिकार हैं। तो आप इस स्केल पे पाकिस्तान को कहाँ पे प्लेस करेंगे? तो उस शख्स ने, जिसका तल्लक एक बड़े हसास इदारे से है, उसने मुझे कहा जी 1 से भी नीचे। यानी मुल्क के जो हालात हैं वो जहाँ तक तसल्ली बख्श होने का तल्लक है, वो 1 से 100 के स्केल पे 1 से भी नीचे हैं। और उसने कुछ बड़ी खौफनाक बातें मुझे बताई, जो मैं यहाँ पे कहना मुनासिब नहीं समझता, लेकिन मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ कि इस वक्त हम एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस का शिकार हो चुके हैं, और अगर मामलात को जल्द से जल्द ना संभाला गया, जिसके कि इम्कानात बहुत कम हैं, तो फिर बात बिगड़ जाएगी और बहुत बुरी तरह कंट्रोल में बिगड़ेगी नहीं रहेगी। हाँ, और कंट्रोल में नहीं रहेगी। और उसके बाद क्या होगा वो आप आप आपके तसव्वुर में भी शायद ना हो। बिल्कुल नहीं सर, आई विश के ऐसा ना हो और कहीं ना कहीं कुछ संभाला लिया जा सके। बहुत शुक्रिया कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू। थैंक यू।